प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे बीए पार्ट फर्स्ट में कौटिल्य के राज्य के कार्यक्षेत्र की। तो इससे पूर्व हमने राज्य के कार्यक्षेत्र में दो प्रकार के कार्य देखे थे, जिनमें मुख्य रूप से एक कार्य था प्रजारक्षण, प्रजा विकास, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, आर्थिक कार्य, व्यापारियों से संबंधित नियम। ये हम इससे पूर्व वीडियो में देख चुके हैं। आज हम बात करते हैं अगले जो कार्य जो कौटिल्य बताते हैं कि एक राजा के लिए आवश्यक है। एक राज्य में यदि इन कार्यों का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है, उसी स्थिति में एक राज्य अपना विकास कर सकता है और अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है। तो तीन, देखिए बेसिक आप इसको समझिए, तीन चीजें हैं। पहले अपनी सुरक्षा, ठीक है। एक अपना विस्तार, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार विस्तार की भी आवश्यकता पड़ती है। राजा को अपना राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहिए, ताकि उस स्थिति में विस्तार की आवश्यकता पड़ती है जब उनकी आवश्यकताएं बढ़ती है, ठीक है। और तीसरा है विकास, जन कल्याण, ठीक है। तो ये तीन, इन मुख्य रूप से आप इन तीन बातों को लेकर चलेंगे। राज्य के कार्यक्षेत्र में मुख्य रूप से सुरक्षा, और सुरक्षा में आप बताएंगे आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा। और आंतरिक और बाह्य सुरक्षा क्या होती है, यह हमने इससे पूरे वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बता रखा है। विस्तार के लिए उसे किस प्रकार से अपनी योजनाएं बनानी चाहिए, किस प्रकार से अपने मित्रों की संख्या उसको बढ़ाई रखनी चाहिए, इनकी बातें हम आगे और करेंगे। जन कल्याण के लिए हमने कई प्रकार के कार्य इसमें पूर्व में बातें की है। वृद्धों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, अभावग्रस्त जो लोग हैं उनके लिए कौटिल्य ने बहुत सी बातें, बहुत से नियम हैं वो निर्धारित किए हैं। अपनी अर्थशास्त्र में उनका उल्लेख उसने बड़े विस्तार से किया है। उसका मानना है कि एक राज्य में यदि प्रजा सुखी है तभी वहां का राजा सुखी रह सकता है। ये मान के चलता है, वो इस चीज को बार बार कहता है कि प्रजा के कल्याण में ही राजा का कल्याण छिपा हुआ होता है। इसलिए प्रजा दुखी है तो निश्चित रूप से वह दुख राजा तक पहुंचेगा, ठीक है। और इस चीज को आप देखिए, वो ये नहीं कहता कि राजा सुखी है तो प्रजा सुखी होगी, वो कहता है कि प्रजा यदि सुखी है तो राजा सुखी होगा। इसलिए एक राजा को, क्योंकि अनुबंध के आधार पे एक सोशल उसको वो राज्य मिला हुआ है, तो ये मानता है कि राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की सुरक्षा, प्रजा का कल्याण हर समय अपने ध्यान में रखे। और दिन रात 24 घंटे का जो एक समय का उन्होंने एक दिनचर्या बनाई है, एक टाइम टेबल उन्होंने उस समय का दिया है कि उस दिनचर्या में प्रत्येक, मतलब सामान्यतः वो कह रहा है कि उसी दिनचर्या का एक राजा को पालना करनी चाहिए, ताकि उसमें सारे ही जो बिंदु हैं, प्रशासन से संबंधित, विकास से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, वो सारे बिंदु उसके अंतर्गत आ जाते हैं। जिसमें वो राजा की तीन चीजों को विशेष रूप से अपने समय सारणी में देता है, उसकी आध्यात्मिक लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ और राज्य संबंधी उसकी लाइफ। तो उसके तीनों को वो किस तरीके से, बड़ा शानदार तरीके से उसका एक संतुलित वो विभाजन करता है। तो अपन यहां यदि करेंगे तो काफी समय उस पर लगेगा। तो विद्यार्थियों, ये आपके जो पीडीएफ है जो हम भेज रहे हैं उसमें आपको पहुंचा दी जाएगी, है ना। तो आज का पीडीएफ देखना, उसमें वो समय सारणी भी आपको उपलब्ध करवा देंगे जो कौटिल्य ने बताई है। क्लियर है चीज। तो अब हम बात करते हैं कि आगे कौटिल्य है वो, सॉरी प्लेटो नहीं, कौटिल्य की बात अपन कर रहे थे, बीच में नाम आ गया। तो कौटिल्य की अपन बात कर रहे हैं। तो कौटिल्य आगे कहता है कि राज्य के प्रशासनिक कार्य इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, उद्देश्य आपको बताई दिए, तीन मुख्य उद्देश्य एक राजा के, राज्य के होते हैं। तो आगे हम बात करें तो प्रशासनिक कार्य, प्रशासनिक कार्य आप बहुत अच्छे से जानते हैं। प्रशासनिक कार्यों का अर्थ क्या होता है? प्रशासन, ठीक है ना। शासन का सही ढंग से संचालन, शासन का सुचारू रूप से संचालन करना, जिसे हम प्रशासन कहते हैं। तो राज्य द्वारा, सरकार द्वारा जो प्रशासन चलाया जाए वो किस प्रकार का होना चाहिए, इसके लिए भी कौटिल्य ने बहुत विस्तार से अपने अर्थशास्त्र में बताया है। क्योंकि कौटिल्य कहता है कि आपकी विधि कितनी अच्छी है, इससे इस बात पर डिपेंड करता है कि उन विधियों की पालना करने वाला आपका जो प्रशासनिक तंत्र है वो कितना अच्छा है।
क्योंकि प्रशासनिक तंत्र में यदि समस्याएं हैं तो उसके बाद में अच्छी से अच्छी विधि भी खराब हो जाती है। मतलब सीधा सा आप समझते हैं कि आपकी दो चीजें जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए होती है, योजना और उसका क्रियान्वयन। ठीक है, तो यदि योजना आपकी कितनी अच्छी हो, आप अपना पेपर वर्क बहुत शानदार कर लीजिए, बढ़िया से बढ़िया प्लानिंग बना लीजिए, आप ऐसा करेंगे, ये करेंगे, फला करेंगे, लेकिन यदि उस योजना की क्रियान्विति सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपकी बेहतरीन योजनाएं कोई मायने नहीं रखती है। गुड प्लानिंग एंड गुड एक्शन, ये दोनों चीजें मिलकर ही लक्ष्य तक पहुंचता है। तो राज्य का भी अपना जो लक्ष्य है, जो राज्य के जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति के लिए भी कौटिल्य इस बात को मान के चलता है कि एक राजा को, एक राज्य को अपनी विधियों का सही ढंग से पालना हो, इसके लिए प्रशासनिक कार्यों के ऊपर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसके लिए वह कहता है कि सबसे पहला कार्य उसका यह है कि वह सक्षम कर्मचारी जो है प्रशासन के लिए, उनका चयन करे। ठीक है ना, तो जो अधिकारी कर्मचारी जो भी प्रशासन का कार्य संभालेंगे, पहली वो कहता है कि वो सक्षम हो, और एक बड़ी चीज है कि वो ईमानदार हो। आज भी आप देखिए वो बड़ी ये कहता है कि ऐसा नहीं कि आप उनको ऐसे ले लीजिए, आप बाकायदा उनकी परीक्षाएं लीजिए। आज भी आप देखते हैं, आप जब बड़े अधिकारी आप बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए यूपीएससी फाइट करनी पड़ेगी, आपको एसएससी फाइट करनी पड़ेगी, आप यदि राजस्थान में तो आपको आरपीएससी की जो एग्जाम्स है वो क्रैक करनी पड़ेगी। तो आप इन को सबको करने के बाद में परीक्षाओं को क्रैक करते हैं, आप उन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हैं, तब कहीं जाके हमारे सामने एक बेहतरीन जो प्रशासन का जो पद होता है वो होता है। और इनमें भी आपने देखा है कि जो इन परीक्षाओं को जो आप देखेंगे प्रशासनिक परीक्षाओं में, तो आप इनमें पढ़ते होंगे एथिक्स। ठीक है ना, नैतिकता भी आजकल इनके अंदर पाठ्यक्रम में शामिल कर दी गई है। तो नैतिकता संबंधी प्रश्न किस लिए किए गए हैं? क्योंकि ये माना गया है, वही जो कौटिल्य मानता है कि सक्षम, नैतिक और ईमानदार, ये प्रशासनिक अधिकारी की, प्रशासन चलाने वाले कर्मचारियों की, ये कहता है कि सबसे पहली शर्त ये है, बाकी चीजें बाद में है। ईमानदार होना चाहिए, जिस कार्य के लिए उसको चयन किया जा रहा है उस कार्य को पूरी तरीके से समझने और करने के लिए वह सक्षम होना चाहिए, और नैतिक दृष्टि से, नैतिक जो चारित्रिक दृष्टि है उसकी दृष्टि से वह उन्नत होना चाहिए। ऐसा कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में प्रशासनिक कार्यों के लिए उल्लेख करते हैं। तो ये हो गया कि नियुक्ति करें तो इन सारी चीजों को, उस की स्किल देखी जाए, जिस कार्य के लिए उसका चयन हो रहा है कि उसमें उसकी स्किल मैच करती है, उसमें वो बेहतरीन रिजल्ट दे पा रहा है। आप उसका नैतिक चरित्र देखेंगे और आप उसकी सक्षमताएं देखेंगे। यहां तक ठीक है। अब वह बात करता है नियुक्ति के बाद में, वो कह रहा है कि नियुक्त होने के बाद में भी समस्याएं आ सकती हैं। ठीक है ना, हो सकता है कि व्यक्ति पहले ईमानदार हो, लेकिन आपने लॉर्ड एक्टन को पढ़ा है ना आपने, तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य का, उन्होंने भी बहुत पहले यही चीज कही है। वो भी ये कहते हैं कि जिस तरीके से शक्ति और सत्ता है, उससे व्यक्ति में भ्रष्टता आने की संभावनाएं भी बन जाती है। जब व्यक्ति के हाथ में शक्ति आएगी, जब व्यक्ति के हाथ में सत्ता आएगी। तो पहली चीज तो हो गई नियुक्ति। तो नियुक्ति की प्रक्रिया, तो उनमें तो इन चीजों को देखना ही देखना है। अब ये कहता है कि प्रशासनिक दृष्टि से दूसरा जो पार्ट आता है वो आता है नियंत्रण। नियुक्ति के बाद में उनके ऊपर नियंत्रण, और ये कह रहा है कि नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक है। प्रशासन के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर राजा है वो पूरी तरीके से नियंत्रण रखे। और उस नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 3 वो बताता है। पहला नियंत्रण का उद्देश्य है कि वो वास्तविक जो उद्देश्य हैं जिस भी नीति के या कानून के, उन वास्तविक उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा है या नहीं। पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र में कि वो राजा को देखते रहना चाहिए कि कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि जो कार्य उसको दिया गया है उस कार्य को वो इंप्लीमेशन है, वो मान लीजिए कर भी रहा है लेकिन धीमे धीमे कर रहा है, सही समय पे नहीं कर रहा है। तो वही चीज है कि कोई काम होता है और यदि वो सही समय पे नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में उस कार्य का कोई भी अर्थ नहीं बचता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति के लिए कौटिल्य में कहते हैं
कि उस स्थिति से बचने के लिए ये देखते रहना चाहिए राजा को, और इसके लिए वो कहता है कि राजा को खुद को देखना चाहिए, प्रजा के माध्यम से उसको समय समय पे वहां का जो प्रशासनिक जो अमला है, प्रशासनिक जो स्टाफ है, उनके बारे में फीडबैक लेते रहना चाहिए, और अपने गुप्तचर हैं उनसे मंत्रणा करते रहना चाहिए, और उन गुप्तचरों से बराबर वह प्रशासनिक अधिकारियों की राय लेता रहे। ठीक है ना। तो प्रशासन पे कंट्रोल के लिए आवश्यक बताया उसने, और मुख्य रूप से 3 तरीके से जनता का फीडबैक, गुप्तचर व्यवस्था, और स्वयं के द्वारा समय समय पर लोगों के बीच में जाकर किसी भी तरीके से उनके कार्यों की परीक्षाएं करते रहे वो। तो एक तो ये मुख्य रूप से वो मानता है। दूसरा उसका ये मानना है कि नियंत्रण क्यों, ताकि ये लोग अपनी सत्ता और शक्ति का लाभ उठाते हुए न तो जनता का उत्पीड़न कर सके, और न ही जनता का शोषण कर सके, और न ही किसी गलत व्यक्ति को अपने सत्ता का लाभ देकर उसके माध्यम से भ्रष्टाचार कर सके। तो ये बड़ा डिटेल से उन्होंने दिया। प्रशासनिक कार्यों पर बहुत ज्यादा बल है वो कौटिल्य देते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा कार्य उन्होंने इस बात पे लिखा है कि भी प्रशासनिक, तो अलग से प्रश्न जब आता है तो आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी कि नियुक्तियां कैसे करेंगे, नियुक्ति के बाद में कंट्रोल की आवश्यकता क्यों होती है, कंट्रोल किन किन तरीकों से वो बताते हैं, और उसके बाद में दंड का प्रावधान हम देखेंगे तो वो हम न्यायिक जो व्यवस्था उसमें ज्यादा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि इनके लिए कौटिल्य ने अलग से एक व्यवस्था की है कंटक शोधन न्यायालय की। कंटक शोधन न्यायालय का मुख्य उद्देश्य ही उन आदतन अपराधियों के लिए है जो विशेष प्रकार के अपराधों को लगातार कारित करते हैं। दूसरा व्यापारियों के लिए है जो व्यापारिक अपराध करते हैं, और तीसरा उन लोगों के लिए है जो कर्मचारी हैं और अपने जो दायित्वों का सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं, या फिर वो कर्मचारी जो अपने दायित्वों के निर्वहन के स्थान पर उन दायित्वों का लाभ गलत चीजों के लिए कर रहे हैं, या उनका मिसयूज कर रहे हैं, या जनता को शोषित कर रहे हैं, या उत्पीड़ित कर रहे हैं। तो प्रशासनिक कार्य में दूसरी चीज इन्होंने ये दी है कि इनके माध्यम से कौटिल्य मानते हैं कि जब ये व्यवस्थाएं सबल होंगी तो निश्चित रूप से जो कर्मचारी हैं वो अपना काम करेंगे। तो दंड की बात जहां आती है तो वहां आप देखेंगे कि कौटिल्य इस मामले में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतते हैं। वो कहते हैं कि प्रशासनिक मामलों में यदि कोई लापरवाही हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो उनका मानना है कि इस तरह के जो, या मान लीजिए कोई दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति है जो उसमें घुस गया हो किसी भी तरीके से, तो उनको निकालना ये राज्य का, राजा का आवश्यक दायित्व बन जाता है। ठीक है ना। तो ये हमने एक बात की है आज की वीडियो में, सामान्य बात की है जो कौटिल्य द्वारा प्रशासनिक कार्य जो राज्य, क्योंकि अपन इस तरीके से रहते हैं कि आपका राज्य का कार्यक्षेत्र भी तैयार हो जाए। यदि मान लो अकेला प्रश्न आता है तो हम सारे को एक साथ जब लास्ट में कंपाइल करेंगे तो एक साथ आपको बता देंगे। आप ये सारे वीडियोस देखेंगे तो उनमें अपने काम की चीज आप उसमें ले सकते हैं कि भाई 7-8 पेज में आप उसको कैसे समझा सकते हैं। और यदि बड़ा प्रश्न अकेला यही आता है तो उस स्थिति में फिर आपको ये नियुक्ति की प्रक्रिया है, कंट्रोलिंग की प्रक्रिया है, कंट्रोलिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, और उसके बाद में आवश्यक क्यों है, और उसके बाद में जो पनिशमेंट की व्यवस्था क्या क्या शुक्र करते हैं, कौटिल्य करते हैं, वो सारे आपको इसमें डालने पड़ेंगे। ठीक है। तो ये है राज्य के कार्य क्षेत्र का नेक्स्ट पार्ट, राज्य का प्रशासनिक कार्य क्षेत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राज्य द्वारा सामाजिक व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाए और न्यायिक व्यवस्था का संचालन कैसे किया जाता है। ठीक है। तो अगली चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इन चीजों को जानेंगे। तो उसमें मुख्य रूप से हम देखेंगे कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार से, जो समाज में क्या क्या स्थितियां उस समय है, राजा की क्या क्या जिम्मेदारियां बनती है, राज्य का दायित्व क्या क्या है। तो ये सारे, तो ये एक बड़ा प्रश्न, मैं बार बार कहता हूं कि जो बड़ा प्रश्न यदि आपका आता है तो भी आप इसको हल कर सकते हैं, और छोटे प्रश्न यदि आते हैं आपके 2 नंबर का भी आपसे पूछ लेते हैं तो आप उन प्रश्नों को भी हल करने के लिए तैयार रहें। और ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप लोग इन चीजों को लिख लिख के जरूर तैयार करिए। कितने समय में आपको प्रश्न लिखना है, कितने समय में उसका उत्तर लिखना है, कितने शब्दों में आपको इसको उत्तर लिखना है। तो ये जब तक आप नहीं लिख के अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं होगा। जब हम लिखते हैं तो बार बार जब हम स्वयं देखेंगे तो हम प्रेजेंटेशन को और अधिक सुधार सकेंगे।
ठीक है।